नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे सेम सेक्स मैरिज की। सुप्रीम कोर्ट में पिछले एक सप्ताह से सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के लिए बहस हो रही है। केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज का विरोध करते हुए तर्क दिए, जिसे कोर्ट ने सुना तो जरूर लेकिन उसे मान्यता अभी नहीं दी है। केंद्र सरकार की यह दलील भी कि सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्ट जो है वो शहरी इलीट क्लास की है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चल रही दलील के बीच में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सेम सेक्स मैरिज का विरोध करते हुए प्रस्ताव पास कर दिया है। उन्होंने दलील दी है कि भारत में 99.9% लोग इसके खिलाफ है। विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रस्ताव पारित कर इसका विरोध किया है। साधु संत और महात्मा भी इसका विरोध कर रहे हैं पहले से ही। इसे सनातन परंपरा पर वो हमला बता रहे हैं और मुस्लिम संगठनों ने भी सेम सेक्स मैरिज को इस्लाम के विरुद्ध बताते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। लेकिन गे कपल की मांग है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिलने से या नहीं मिलने से उनका मौलिक अधिकार जो है वो बाधित होता है। गोद लेना, सरेगेसी का जो मामला है वो, उसके बाद अगर जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गे कपल को अभी हासिल करने में दिक्कत हो रही है। उनके मौलिक अधिकार को या कहें जो गे के जो मौलिक अधिकार हैं और जो लेस्बियन के जो मौलिक अधिकार हैं वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके मैरिज को यानी जो साथ रह रहे हैं उनको कानूनी मान्यता अभी प्राप्त नहीं है। दुनिया के दर्जनों देश ऐसे हैं जो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन भारतीय समाज में शादी का जो सामाजिक और धार्मिक महत्व है सेम सेक्स मैरिज से वह ना सिर्फ कमजोर होगा बल्कि उसका महत्व धीरे धीरे कम होते होते खत्म भी हो सकता है। सामाजिक मूल्य का संतुलन भी इससे बिगड़ेगा। इस तरीके की बातें जो साधु संत समाज है वो कह रहे हैं। विवाह समाज द्वारा स्वीकृत एक संस्था है जो विषम लिंगी के संबंध बनाने को मान्यता प्रदान करता है। सेम सेक्स मैरिज की वकालत करने वाले इसे कानूनी मान्यता देने की लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार समेत विभिन्न धार्मिक संगठन और सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यदि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे भी देती है तो क्या वह इसे सामाजिक मान्यता दिला पाएगी? क्या सेम सेक्स मैरिज को कोर्ट के द्वारा मान्यता देना संसद के अधिकार का हनन नहीं है? क्या सेम सेक्स मैरिज कपल के गोद लिए जाने या सरेगेसी के जरिए प्राप्त हुए बच्चे की अपब्रिंगिंग सामान्य बच्चों के जैसी हो पाएगी? क्या सेम सेक्स कपल के साथ रहने के अधिकार को विवाह की छतरी के नीचे लाना जरूरी है? क्या सेम सेक्स मैरिज जैसी संस्था जो है वो विवाह को कमजोर या जो सामाजिक संस्था विवाह की है उसे उसके साथ धोखा तो नहीं है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं जो बहस अभी तक चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद विभिन्न संगठनों ने जिस तरीके से विरोध दर्ज किया है, विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने क्या क्या कहा है उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समाज की स्पष्ट अवधारणा है। समाज का आधार परिवार है और परिवार का आधार है विवाह। वहीं भारत में परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उन दोनों की संतानें हैं। विवाह ही है जिसके जरिए परिवार और समाज का निर्माण होता है। सेम सेक्स मैरिज इस धारणा के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। मोदी सरकार और संत समाज पुरजोर तरीके से सेम सेक्स मैरिज का विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सेम सेक्स मैरिज को शहरी एलिट क्लास की सोच बताते हुए इसे भारतीय परिवार व्यवस्था के विरुद्ध बताया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पारित कर सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि देश के 99.99% लोग सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ हैं। विश्व हिंदू परिषद की विधि विभाग की कार्यकारिणी में भी सेम सेक्स मैरिज को भारतीय परंपरा के विरुद्ध बताते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है। इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद भी सेम सेक्स मैरिज के विरोध में है।
जमीयत ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई, जिसमें कहा गया कि सेम सेक्स मैरिज से विवाह की अवधारणा कमजोर होगी। इसके अलावा 21 पूर्व न्यायाधीश भी ओपन लेटर लिखकर सेम सेक्स मैरिज को भारत के लिए विनाशकारी बता चुके हैं। वहीं सेम सेक्स मैरिज के समर्थकों का कहना है कि इसकी कानूनी मान्यता नहीं मिलने से ग्रेच्युटी, गोद लेने, सरोगेसी जैसे मूल अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा है और साथ ही बैंकों में ज्वाइंट अकाउंट खोलने में भी मुश्किल होती है। ऐसे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए ताकि उन्हें भी अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार मिल सके। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। सेम सेक्स मैरिज को लेकर के समाज का हर जो संगठन है, समाज का हर वो हिस्सा जो विवाह को या निकाह को मान्यता देता आया है, वो इस सेम सेक्स मैरिज का विरोध कर रहा है। और कोर्ट जिस तरीके से बहस में हिस्सा ले रहा है और रिजिड है और जिस तरीके की बहस चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो मान्यता देने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के विरोध बढ़ता जा रहा है। आज जो है कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसका विरोध जताया था, विश्व हिंदू परिषद ने भी जताया, इससे पहले साधु संत समाज की तरफ से भी आ गया था, इसके बाद जमायते हिंद जो है उसने भी इसका विरोध जताया है। जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन जिनका विश्वास विवाह जैसी संस्था पे है, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पक्ष कर लेने वाले यानी समर्थन करने वाले लोग क्या है, उनका तर्क क्या है, उसे भी जानना जरूरी है। इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम लेकर के आपके सामने आए हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। रानी धाकले हैं, जो कि LGBTQ कम्युनिटी की कार्यकर्ता हैं, वो अपनी तरफ से इसका पक्ष रखेंगे। इसके अलावा बाकुल बजाज है, जो कि बार काउंसिल का पक्ष रखेंगे। विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए विनोद बंसल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ है। रवि झा है, एडवोकेट है, जो कि LGBTQ का जो पक्ष कोर्ट में चल रहा है उसकी तरफ से पक्ष रखेंगे। और स्वामी यतीन्द्र नाथ गिरी जी है महाराज, जो आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। सभी मेहमान अगर जुड़ गए हैं तो चर्चा की शुरुआत मैं रवि झा जी से करना चाहूँ। क्या रवि जी आवाज़ मिल रही है आपको? रवि जी को क्या आवाज मिल रही है? रानी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रानी जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना पक्ष रखें। ये जिस तरीके का विवाद चल रहा है, जिस तरीके से विरोध हो रहा है और लोग जो है इस सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में नहीं है, सामाजिक संगठन जो है वो भी पक्ष में नहीं है। कल बार काउंसिल ने भी कह दिया कि 99.9% लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी आप लोग इसको कानूनी मान्यता दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतने विरोध के बाद अगर कानूनी मान्यता आपको मिल भी गई तो क्या सामाजिक मान्यता आपको मिल पाएगी? क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई जो है अगर आप कोर्ट में जीत भी लेते हैं तो ऊपर भी जीत अधूरी है? रानी जी, क्या मिल रही है आवाज? जी हाँ जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। एक्चुअली इधर ना नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे नागपुर महाराष्ट्र में बहुत पानी, तेजी से बारिश आ रही है। ओके, आवाज आपकी क्लियर आ रही है। आप आवाज बोलते रहिए, वीडियो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। लाइट जाना आना चालू है जी, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो तो हमारे को मान्यता मिलने के क्या बोला जाएगा उसको, अपने मान्यता मिलनी चाहिए, ये तो जरूरी है क्योंकि समाज का हिस्सा है, समाज में रहना जरूरी है। इस कारण समाज की जो घिनौनी हरकतें जो समाज हमारे साथ करता है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आने वाले समय में निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो अच्छा ही आएगा। हमें संविधान के ऊपर समाज आपके साथ क्या कहा, आपको समाज से क्या शिकायत है? और अभी आपको मान्यता नहीं मिली है आपके मैरिज को, हालांकि डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। आप जो साथ में रहते थे
और साथ में रहने को लेकर के जिस तरीके से पहले इसे अपराध माना जाता था, तो उसको तो अपराध की श्रेणी से कोर्ट ने पहले ही बाहर कर दिया है। बावजूद इसके अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके शादी को मान्यता नहीं देना चाहते लोग, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और आपने कहा कि समाज जो मेरे साथ करता है, समाज क्या आपके साथ करता है जो आपको बुरा लगता है और समाज को नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करे इसके लिए शादी को मान्यता देना ज़रूरी है, ये कैसे आप मानती हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है? सर अभी इस विषय पे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बारिश बहुत तेजी से है और इस विषय पे अभी मैं ज्यादा बात करना थोड़ा कम समझूंगी। ठीक है, थोड़ा ठीक है। समझ चलिए, जाइएगा आपकी तरफ प्लीज। से जो बात कोर्ट पर रख रहे हैं, रवि झा हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, मुझे लगता है कि उन तक मेरी बात पहुंच रही है। रवि जी, पिछली बार भी जब आपके मेरे प्रोग्राम में आप थे, तो आप जो कह रहे थे और अभी जो है, अभी लगातार विरोध बढ़ता जा रहा, बार काउंसिल ने भी इसका विरोध किया है, आप भी बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो इस विरोध को लेकर के सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। और जो बात अभी रानी जी कह रही थी कि समाज हमारे साथ जो घिनौनी हरकत करता है, और दो चीज़ें, वो हरकत क्या है आप अगर जानते हैं तो आप वो मुझे बताइए कि अगर इस शादी को लीगलाइज कर दिया जाए साथ रहने को, तो वो हरकत क्या बंद हो जाएगी, और क्या उस हरकत को बंद करने के लिए ही केवल ये इस शादी को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, और एक कानूनी लड़ाई आप लड़ भी रहे हैं, जीत भी जाएं, अगर मान्यता मिल भी जाए तो सामाजिक मान्यता आपको कैसे मिलेगी? मेरा नमस्कार। और जैसा कि मुकेश जी, पहली बार भी जब आपसे लाइव डिबेट में मुलाकात हुई थी तो आपने देखा होगा कि जो भी विचार मैंने आपके चैनल पर शेयर किए थे, सेम अगले दिन वही विचार हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के भी थे, जहां पर उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ शादी के लिए सेक्स का होना जरूरी है, और क्या शादी का पर्पस सिर्फ सेक्स है या बच्चों को पैदा करना है। यहाँ पर मुकेश जी देखिए, दो अलग अलग विचारधाराओं को लेकर लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा आपकी बात करती है कस्टम की, जिसको कि लॉ का एक अभिन्न अंग या सोर्स कहा जाता है। दूसरी तरफ हम जब लॉ के पहलुओं के ऊपर बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा मैं पिछले इतिहास में लेकर जाना चाहूंगा। तो आपको याद होगा सर, हिंदुओं में टोटल 8 प्रकार की विवाह की मान्यताओं का जिक्र किया गया है, जिसमें हम असुर मैरिज की बात करते हैं, राक्षस मैरिज की बात करते हैं, पैशाच्य मैरिज की बात करते हैं। और अगर हम इन तीनों मैरिज के पहलुओं को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है मुकेश जी कि कहीं ना कहीं समाज के द्वारा इनको स्वीकार किया गया था, भले ही कुछ वक्त के लिए किया गया हो। और अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के विचारधारा को देखते हैं तो वहां पर सिर्फ ये लिखा गया है, द मैरिज बिटवीन दी 2 पर्सन। वहां पर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि लड़का होगा या लड़की होगा। नहीं, ये आप मिसलीड कर रहे हैं, आप रवि जी। सेक्शन 4 की बात आप कर रहे हैं, सेक्शन 3 भी तो आप देखिए ना, सेक्शन 3 में तो लिखा गया है ना, सेक्शन 3 में तो है पुरुष और स्त्री लिखा हुआ है। अगर आप पुरुष और स्त्री को इंटरप्रेट करेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सन 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जजमेंट नवतेज सिंह सेहर ने दिया गया था, वहां पर आमतौर पर धारा 377 को क्लियर कट डिक्रिमिनलाइज किया गया। और इसका तात्पर्य यह है कि जब सन 2018 में इस धारा को हटाया गया था या डिक्रिमिनलाइज किया गया, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के माइंड में यह आ चुका होगा कि आने वाले वक्त में देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये लोग अपने स्टेटस को लेके लड़ सकते हैं। और आज हमारी जो जंग है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि हम चाहते हैं बच्चों को अडॉप्ट करना, हम चाहते हैं पेंशन का बेनिफिट लेना, हम चाहते हैं सरोगेसी के कॉन्सेप्ट में आना, हम चाहते हैं कि बाकी की जो चीजें बाकी कपल्स को मिलती है वो हमें भी मिले। और आप खुद बताइए सर कि जब सेम सेक्स के लोग एक साथ रह सकते हैं, उनका साथ में रहना किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है, किसी भी प्रकार के अपराध के दायरे में नहीं आता है, तो उसको आखिर मान्यता देने में किस प्रकार की क्या दिक्कत है। और अगर आप अभी विभिन्न संस्थाओं और सुप्रीम कोर्ट के विचारों को देखेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ पॉइंट के ऊपर आपसे जानकारी कलेक्ट कर रहा हूं या अपनी जानकारी को दे रहा हूं। बिल्कुल, आपने जो कहा सरोगेसी और गोद लेने वाली बात, मैं उस पर कहूँगा हमारे साथ जो दूसरे जो एडवोकेट्स हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो भी गोद ले रहे हैं। आप करण जौहर को जानते होंगे, तुषार कपूर को जानते होंगे, उन्होंने गोद लिया हुआ है, सुष्मिता सेन को जानते होंगे आप, उन्होंने शादी नहीं की लेकिन गोद लिया हुआ बच्चे। लेकिन वो केस और ये केस, गोद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब आप दो सेम सेक्स के लोग मिलते हैं तो शादी का नाम देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि शादी जो है एक पवित्र संस्था है, एक मजबूत सामाजिक संस्था है। उसका अगर हनन होगा, यदि उसके प्रभाव को कम किया जाएगा तो ये समाज ही नहीं रहेगा।
जिस समाज में आप ये अधिकार मांग रहे हैं ना, ये समाज ही टूट जाएगा और उसकी ये शुरुआत है। यही डर है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि शादी का महत्व क्या है, इसका सामाजिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, सनातनी महत्व क्या है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है समाज की तरफ से। स्वामी जी, मैं चाहूँगा कि एक बार आप बताएं हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको कि क्यों सेम सेक्स मैरिज जो है वो ठीक नहीं है समाज के लिए। स्वामी जी की आवाज मिल रही है आपको? शादी जी, शादी विवाह जिसको हम कहते हैं, यह एक बड़ा पवित्र बंधन भी है और दूसरा प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। प्रकृति ने ही नर और मादा इस प्रकार से दो बनाए हैं। कोई साथ साथ रह रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाह उसको नहीं कहा जा सकता। विवाह एक सामाजिक मूल्यों पर खड़ा किया गया एक आधार है। विवाह कभी भी कानून के दायरे में नहीं रहा। भारत का सुप्रीम कोर्ट आज है, पहले नहीं था। संविधान पहले नहीं था। विवाह लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है और हर समुदाय, चाहे कोई पंथ हो, कोई धर्म विशेष हो, सभी ने विवाह को सामाजिक परंपरा के साथ जोड़ा है। अगर यही व्यवहार रहा तो कल को संस्कृति कैसे चलेगी, संतति कैसे चलेगी। ये कह रहे हैं कि सिंगल पेरेंट्स गोद ले लेंगे, वो गोद किसको लेंगे? वो गोद लेने वाला भी कहां से पैदा होगा, कैसे पैदा होगा? तो ये अननेचुरल और अप्राकृतिक, अमर्यादित, सब प्रकार से निंदनीय है। हमें कोई साथ रह रहा है, समाज को कभी कोई आपत्ति नहीं है, रहे जाइए, लेकिन इसको विवाह कदापि ना कहा जा सकता है और ना ही इस पर विचार करना चाहिए। अगर ऐसा विचार भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज की सुदृढ़ व्यवस्था, मानवीय मूल्यों को तहस नहस करने का ही षड्यंत्र हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर साथ रहना रहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। कोर्ट ने भी कह दिया 2018 में कि आप साथ रहिए, इसको अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन इसका नाम जो है आप विवाह मत दीजिए। हमारे साथ बाकुल बजाज जी हैं। बाकुल बजाज जी इसके कानूनी पक्ष को रखेंगे। बाकुल जी, जब बार काउंसिल ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि 99.9% लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिले, तो इसके पीछे तर्क क्या था और जो तर्क सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया जा रहा है, उस तर्क का विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है, उसकी काट आपके पास क्या है? जो 99.9% वाली जो बात है, जिसमें जो मतलब जो एक रिजल्ट निकल के आता है कि इसमें सारी चीजें कही गई हैं कि मतलब ऐसा कानून अगर जो बन जाएगा तो बहुत एक डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है अदर जेंडर्स में और सेम जेंडर्स में। पीपल की जो अदर स्टैट्यूज हैं, अदर लॉज हैं, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है और उनके राइट्स हार्म हो सकते हैं। ऐसे में बार काउंसिल का जो कहना है, एक एडवाइस देना जो सुप्रीम कोर्ट को कि ये बात जो उनके रेजोल्यूशन में जो कही गई है कि बिल्कुल ये ठीक है कि मतलब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपने 377 डिस्क्रिमिनलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अब आप कहते हैं कि उसको मैरिज का नाम दिया जाए सेम जेंडर को, ठीक है, लेकिन आप अपने बात को रख सकते हैं, लेकिन एक उसके कहीं और अपने इसकी चीजों को देखना होगा, उनके राइट्स कहीं हार्म ना हो। अगर ये पास हो भी जाता है तो आगे चल के बहुत डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं कि जैसे कि मतलब इसमें आप के जो अदर स्टैट्यूज हैं। नहीं, बाकू जी 2-3 सवाल रवि जी ने उठाया है, मुझे लगता है कि उसका जवाब दें। इनका कहना है कि इनके मौलिक अधिकार, जो गे कपल है या लेस्बियन कपल है, उनके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। उनका मौलिक अधिकार क्या है? सरोगेसी जो है, उनका भी नहीं, सरोगेसी उनका भी मौलिक अधिकार है, तो उसका हनन हो रहा है, जो कि नहीं उन्हें गोद लेना उनका मौलिक अधिकार है। वो बाकी जो बैंकिंग के हैं, जैसे जॉइंट खाता, अगर साथ में रह रहे हैं, अगर वो जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो फिर उसके लिए चीजें नहीं है अभी। लेकिन इसका क्या जवाब है आपके पास? मैं चाहूंगा इसका जवाब। सर, इसके लिए भी जो कानून बने गए हैं, जो स्टैट्यूज बने गए हैं, उसमें मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट आप देखें तो उसमें मेंटेनेंस का भी एक प्रोविजन दिया गया है, क्रुएल्टी का भी प्रोविजन दिया गया है, और जिसमें आगे और इनके जो मतलब जो अदर राइट्स भी हैं कहीं ना कहीं वो हार्म भी होंगे। और ऐसे में ये चीजें जो आप पूछना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है रियलिटी ग्राउंड पे अगर आप देखें तो।
उस चीज को रियलिटी ग्राउंड पे वो चीज लाने के लिए इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट हैं वो करने जरूरी होंगे। अगर इस खाली मैरिज को पास कर देने से ये नहीं होगा कि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, कहीं ना कहीं वो एक अपने आप में कहीं ना कहीं उनके राइट्स को ये हार्म करेंगे। अकाउंट्स जो आप बताना चाह रहे हैं और अदर जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी हार्म होता है। तो राइट टू इक्वालिटी मैं आपको बता दूं कि राइट टू इक्वालिटी सबके लिए इक्वालिटी दी गई है, जिसमें 377 भी पास कर दिया गया है। लेकिन उसमें आप ये कहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी में इसको भी देखा जाए और राइट टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी में भी इसको देखा जाए, तो इसको देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें उनके राइट्स को भी बताना होगा कि ये चीज उनके प्रोटेक्टेड फुली प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे, जिसमें अदर स्टैचूज हैं उनको भी अमेंडमेंट में लाना जरूरी होगा। बिल्कुल, तो ऐसे में इस बात पे नहीं कह सकते हम। बिल्कुल, रवि जी के पास मैं जाना चाहूँगा। रवि जी, एक जो आपने कहा जो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपको जो है नहीं मिलेगा और आपके मौलिक अधिकार कानून होंगे, लेकिन एक चीज़ बताइए, जो गे कपल है चाहे जो लेस्बियन कपल है, वो अगर किसी को गोद लेते हैं तो उस बच्चे का जो मौलिक अधिकार है, आपको नहीं लगता है कि एक गे कपल के पास जो बच्चा है उसके मौलिक अधिकार का भी हनन होगा, क्योंकि उसको माँ का प्यार नहीं मिलेगा या नहीं तो बाप का प्यार नहीं मिलेगा, उसे या तो माँ का प्यार मिलेगा या बाप का प्यार मिलेगा। माँ कैसे डिसाइड करेगा, बाप कैसे डिसाइड करेगा वो बच्चा? तो उसके मौलिक अधिकार का हनन तो आप कर रहे हैं, बाकी का अधिकार तो कॉमनली हो रहा है, लेकिन ये तो आप इंटेंशनली उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी तो इक्वल राइट है ना। मुकेश जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें इस विचारधारा के ऊपर समझने और ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम बात करते हैं विवाह जैसी संस्था की, ठीक है, तो ऑलरेडी जब धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है, तो वहां पर LGBT इनको पूर्ण रूप से आजादी दे दी गई है कि आप जिसके साथ चाहें आप रह सकते हैं एज पर योर ओन चॉइस, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। लेकिन जब हम विवाह जैसी संस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर बात ही तो उसी की चल रही है कि अगर दो कपल एक साथ रह रहे हैं खुशी खुशी, अगर वो चाहते हैं अपने परिवार को बढ़ाना, वो चाहते हैं अपने परिवार को एक अलग मुकाम पर लेकर जाना, उसके लिए वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर दो लड़कियां हैं, मैंने बहुत से ऐसे कपल देखे हैं सर जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, सरोगेसी के माध्यम से, IVF की तकनीक से वो लोग प्रेगनेंसी को कंसीव कर रही हैं। तो आमतौर पर लेकिन वो तो नेचुरल कपल है ना रवि जी देखिए, डाइवर्ट बिल्कुल ना करें आप। वो जो है जो सरोगेसी से जिनको बच्चे नहीं हो रहे, वो नेचुरल कपल तो है ना, वो स्त्री और पुरुष तो है ना, शादी की संस्था में विश्वास करके वो है ना। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तो उससे अलग है ना। बिल्कुल वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम इस विधि के ऊपर बात करते हैं तो अगर आप मैरिज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें तो ये कहता है टू लीगलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। अब जाहिर सी बात है, सेम सेक्स है तो बच्चे तो हम पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को अडॉप्ट करके अपना परिवार तो बना सकते हैं, क्योंकि वो अडॉप्शन का नहीं, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब ये नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आप बच्चे ऐसे कपल अगर बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो जिस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कह करके आप कह रहे हैं कि मुझे भी अडॉप्शन का अधिकार दिया जाए, उस बच्चे के राइट्स का क्या होगा? उसको या तो माँ का प्यार नहीं मिलेगा या बाप का प्यार नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल कपल के बीच में जो बच्चे रहते हैं उनका जो उनकी अपब्रिंगिंग और जो बच्चे इस गे कपल या लेस्बियन कपल के साथ बड़े होंगे उनकी अपब्रिंगिंग में जो सामाजिक भेदभाव होगा उसका कौन जवाब देगा? उस बच्चे के राइट्स को कौन देखेगा? मुकेश जी, आप पूरा का पूरा भारतीय संविधान उठाकर देख लीजिए, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट उठाकर देख लीजिए, हमेशा इस बात के ऊपर विचार किया गया है कि द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन, यानी कि बच्चे का हित सबसे ज्यादा जिसके साथ रहेगा बच्चा उसी के पास रहेगा। वहां पर कहीं पर ये सारे कानून का आधार रवि जी आप ये जितने भी कानून बने हैं ना, इन सभी कानूनों का आधार जो है नेचुरल कपल को बैकग्राउंड में रख करके किया गया है। तो उसमें पता है कि या जो बच्चे या तो माँ के पास रहेंगे या बच्चे के पास रहेंगे। माँ के पास अगर ज्यादा रहता है तो माँ के पास रहेगा, या बाप के पास रहता है तो बाप के पास। यानी माता और पिता का कंसेप्ट है ना उसमें, इसमें तो माता पिता का कंसेप्ट ही नहीं है। वही कंसेप्ट वहां पर भी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का है, कंसेप्ट यहाँ पर भी तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का जो है बैकग्राउंड में माता पिता विपरीत लिंगी हैं।
यहाँ तो विपरीत लिंगी नहीं है ना, ये तो सेक्शन 3 आप देखिए ना, तौर पर लिखा गया है। आमतौर से अगर आप उस एक्ट को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, मैं पढ़ के आया हूँ सर, आप बताइए ना कौन सा, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ एक्ट। तौर पर लिखा है हाँ। बच्चा अगर अपनी 5 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं करता है, अमूमन उसकी कस्टडी माँ को दी जाती है। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी परिस्थितियों में कस्टडी माँ को ही दी जाए, हाँ, ठीक वो है। कस्टडी पिता को भी दी जा सकती है। तो वही माँ और बाप आया ना सर, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, माँ और बाप आया ना, तो इसमें तो या तो माँ है या बाप है, इसमें तो या एक में बाप नहीं है, एक में माँ नहीं है, तो बच्चा कहाँ जाएगा, उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? कोर्ट का जजमेंट आ तो जाने दीजिए। ठीक है, मतलब मैं दो सवाल, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं, सुन रहे थे पूरी बहस को, लेकिन अभी रास्ते में थे इसलिए अभी थोड़ी देर से जुड़े। विनोद बंसल जी, इस बहस में आप काफ़ी दिनों से हैं, काफ़ी स्टडी भी किया है आपने, क्या आपको लगता है जिस तरीके की बहस चल रही है ये ज़रूरी है? आपको नहीं लगता ये गैर ज़रूरी बहस है, गैर ज़रूरी चीज़ जिसपे हम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, जो काम संसद का है वो काम कोर्ट करना चाहती है? देखिए 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है मुकेश जी। एक बात ये कि बच्चों का लालन पालन, दूसरा प्रकृति का जो सृजन या जो सृष्टि का जो सततता वो कैसे सुनिश्चित होगी? जब सेम सेक्स मैरिजेस हो जाएंगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? जिन बच्चों को अडॉप्शन की बात करें वो बच्चे आएंगे कहाँ से? और आखिरकार उन बच्चों को मातृत्व तो कहाँ से मिलेगा, पितृत्व तो कहाँ से मिलेगा, आखिरकार उनका संस्कार कहाँ से आएंगे? आप देखिए कि जो धार्मिक संस्कार हैं, हवन है, यज्ञ है, मंदिर जाना, ये सब चीजें बिना दंपत्ति के तो होता ही नहीं। हमारे यहाँ तो आपको देखा है कि भगवान राम को भी जब रामेश्वरम की स्थापना करनी थी तो वो माता सीता को लाया गया। तो आप देखिए कि ये जो परंपराएं हैं वो परंपराएं कहाँ से विकसित होंगी? लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण हमारे कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, मैं कहूंगा कि पूरे देश के अंदर अगर इनकी गिनती की जाए तो मैं रवि जी से कहूंगा कुछ आंकड़े इनके पास हों तो तथ्यात्मक रूप से आंकड़े हों, कुछ हजार लोगों के अलावा पूरे देश के अंदर नहीं होंगे। जो कुछ हजार लोगों के आंकड़े जो है ये जो है पूरे देश के करोड़ों लोगों पर थोपना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि दुनिया की कौन सी संस्कृति है, ठीक है, कुछ देश जो है उनको मान्यता जरूर देते होंगे, लेकिन क्या उनका रिलीजन मान्यता देता है क्या? नहीं। अगर रिलीजन मान्यता नहीं देता तो आखिरकार जो रिलीजन है, यानी अगर अब्राहमिक रिलीजन की बात करो, वो भी एक शादी को कॉन्ट्रैक्ट जरूर मानते हैं। हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट की भी परिभाषा नहीं है। हम तो कहते हैं कि शादी तो जन्म जन्मांतर का बंधन है भाई। एक बार जो हमने सप्तपदी ले ली तो उसके बाद हम एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। हम तो कह रहे हैं 7 जन्मों तक एक रहेंगे। ऐसी स्थिति में ना बच्चे की समस्या, ना दत्तक की समस्या, ना कोई भरण पोषण की समस्या, और ना ही कोई जो परिवार को पालने की समस्या, ना कोई ये जो समाज के चलने की समस्या, सामाजिक मूल्य, जीवन मूल्य कहां से आएंगे भाई? लेकिन एक और बात, इससे बड़ी बात मुकेश जी, बात यह है कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से राम जन्मभूमि के निर्णय को हमने डे टू डे हियरिंग से साथ सुना था, वैसे ही अर्जेंसी इसकी है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे से इस मुद्दे को तोला जा रहा है। बिल्कुल। आखिरकार कौन सी मानसिकता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विकसित हो रही है, ये भी बड़ा विचारणीय विषय है। मैं एक और बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा आदर करते हुए कि आखिरकार देश के अंदर क्या यही मुद्दा रह गया था जिस पर प्राथमिकता से विचार करना जरूरी है, डे टू डे हियरिंग जरूरी है? आखिरकार ये कितने लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और शेष मुद्दे कितने लोगों से जुड़े हुए हैं? आखिरकार उनके प्रति उदासीनता का इस तरह के व्यवहार क्यों हो रहा है? तो ये सब बातें हैं जो कि विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, वो जो जिनको के इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात जो है बड़ी गंभीर है, इस पर करने की किया है। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के जो विधि प्रकोष्ठ के 500 से ज्यादा अधिवक्ता और रिटायर्ड जजेस मिलकर के अयोध्या में एकत्र हुए थे, अभी कल और परसों 2 दिन की उस संगोष्ठी में, 2 दिन की इस बैठक में जिस तरह से उन्होंने एक निर्णय लेकर के प्रस्ताव पारित किया है, वो बड़ा गंभीर मामला है। इस गंभीरता को अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं लिया तो निश्चित रूप से संवैधानिक संकट भी क्या पैदा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज उसमें न्यायपालिका कैसे घुस सकती है? विनोद जी और बजाज जी, मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा बहस आज हो, कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि अगर धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं होगी। तो ये जो समस्या है, और जो बेसिक एक रूल है जुडिशरी की कि चाहे 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति भी है जिसको प्रॉब्लम है
तो उसको भी सुना जाना चाहिए। केवल संख्या बल के आधार पे जो है कि आप कम है इसलिए आपके साथ अन्याय होगा, ये चीज़ मैं नहीं इसको मानता कि ये सही है। तो मैं रवि जी की एक चीज़ से मैं चाहता हूँ कि ठीक है, जो जिसकी वकालत रवि जी कर रहे हैं मैं मानता हूँ ठीक है, उनकी समस्या है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान जो है शादी करके ही हो, ये कोई जरूरी तो नहीं। समस्या नहीं है, मानसिक विकृति है वो। बिल्कुल, जो भी मानसिक विकृति है, चाहे आप जो कह रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, तो एक चीज तो 18 में मान ली गई, भाई साथ रहिए आप, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उस जो है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया उसमें। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि मुझे बाकी जो फंडामेंटल राइट्स चाहिए उसके लिए मुझे विवाह की मान्यता दी जाए, ये रिजिडनेस क्यों है रवि जी? आप बिना शादी किए भी तो ये राइट्स ले सकते हैं ना। अगर कुछ संशोधन की बात है, दिक्कत होगी, लेकिन संशोधन करके वो राइट्स आपको दिए जा सकते हैं इन कपल को, लेकिन उसके लिए विवाह का नाम जोड़ना जरूरी क्यों रवि? भारतीय संस्कृति को तहस-नहस करने का इनका षड्यंत्र है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी की आवाज दीजिए। जी रवि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। मुकेश जी, मेरा ये कहना है कि आज हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, और मैंने डिबेट की शुरुआत में ही एक बात क्लियर कर दी थी कि कस्टम आपका एक अलग पार्ट है, लॉ आपका एक अलग पार्ट है। जब हम भारतीय संस्कृति के इतिहास को देखते हैं तो हमारे हिंदू समाज में 8 प्रकार की विवाहों को मान्यता दी गई थी, जिसके अंदर असुर, राक्षस और पैशाच 3 विवाह थे, जहां पर महिला की सहमति बिल्कुल भी नहीं ली जाती थी, उसकी कंसेंट नहीं ली जाती थी, उसको खरीदा जाता था, उसको बेचा जाता था, उसका शोषण किया जाता था। लेकिन ये अपोजिट सेक्स का मैरिज था ना सर, आप गजब बात कर रहे हैं। आप कंसेप्ट को ये बिल्कुल भाग रहे हैं। ये क्या था? विषमलिंगी थे ना दोनों, चाहे कंसेंट हो चाहे नहीं हो, वो अलग लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। उसके लिए जो है राइट्स है वो है फीमेल्स को, वो राइट्स जाकर के समलिंगी विवाह पर कोई जिक्र नहीं है। जबरदस्ती हो, मारपीट हो, सारी चीजें सही है, लेकिन अगर 2 कपल अपनी स्वेच्छा से बिना किसी वायलेंस के साथ रहना चाहते हैं और जो अपने संबंधों को एक कानूनन मान्यता दिलाना चाहते हैं, तो उसमें आपको भाई आपको आपके उस कपल को कानूनी मान्यता तो मिल ही गया ना। जब अपराध की श्रेणी से बाहर हो गए तो आप रहिए ना, जहां चाहते हैं वहां रहिए। आप शादी क्यों नाम देना चाहते हैं? उनका क्या? जिन मौलिक अधिकारों की लड़ाई हमारी चल रही है, उनका क्या? और आपके मौलिक अधिकार से बच्चे का जब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसका क्या? उसका क्या? मैंने पहले भी कहा है कि पूरी जनरेशन खत्म कर देंगे ये भारतीय जनरेशन को तहस-नहस करने पर लगे हुए हैं। इनका एक विदेशी षड्यंत्र है जिसके तहत ये नाम किसने दिया है? हमने और आपने तो नाम दिया है। बच्चों को संस्कार, बच्चों का पालन पोषण, इन सबको ध्वस्त करने पर उतारू हैं ये लोग। बिल्कुल, समलैंगी दोस्ती रखो ना, समलैंगी यारी नाम रख लो। विवाह नाम रखना जरूरी है क्या उसका? जो राइट्स हैं वो राइट्स के लिए लड़ाई कीजिए, वो दे देगा कानून आपको संशोधन करके। जब आपने मुकेश जी, अगर 2 लोग जिस संबंध में रह रहे हैं उस संबंध का वही नाम उचित होना चाहिए जो एक्ट में दिया गया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट तो आपके लिए है ही नहीं ना। एक्ट तो भाई शादी के लिए, एक्ट आपके लिए कहाँ है? एक्ट तो विषमलिंगियों के लिए है ना। आप तो नया एक सेक्शन बना रहे हैं, तो नया नाम रखिए। आप नया सेक्शन बनाने तो नया नाम रख लीजिए ना। विवाह वाले नाम में घुसने की क्या जरूरत है आपको? जब ऑलरेडी मुकेश जी हमारे पास हर धर्म के अलग अलग एक्ट हैं, मैरिज एक्ट हैं, तो वहां पर कुछ एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप हिंदू मैरिज एक्ट, आप इस बात सामान्य सी बात है, ये शादी है ही नहीं। किया होता बताइए वहां से। ठीक है, चलिए विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनोद जी। देखिए, ये तो वही वाली बात है कि मान लो कोई मुसलमान है, वो कहता है मैं तो सप्तपदी से शादी करूंगा, कैसे कर लेगा भाई? या तो कन्वर्ट होगा या नहीं तो फिर वो उससे निकाह करेगा। ये तो ये चाह रहे हैं कि कन्वर्ट भी नहीं होना और मुझे सप्तपदी भी करनी है, ये नहीं चलेगा ना। कानून के हिसाब से चलिए ना। कानून का उल्लंघन आप कैसे कर सकते हैं? आखिरकार कानून को कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? और जो कानून है उसी हिसाब से चलोगे ना। प्रचलित कानून का आप उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन तो आपको करना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल। इस तरह से ये जो आगे आने वाली जो पौध है, आप भारत की जो जनसंख्या है उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं लोग। ये जो विवाह का नाम लेकर के जिस तरह का व्यभिचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत चिंताजनक बात है। ये कैसे समाज स्वीकार करेगा भाई? ये समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और आप देखिए कि जो ये बात कर रहे हैं, जिसको विवाह कह रहे हैं, वो तो किसी भी रिलीजन में भी मान्यता नहीं है। और अगर ये कहते हैं तो नहीं, विवाह सबका होना चाहिए, हमें अधिकार होना चाहिए, तो मुझे बताइए कौन सी किसके तहत होगा भाई?
आखिरकार इसे के विवाह को मान्यता कौन रिलीजन दे रहा है? और जब कोई रिलीजन मान्यता नहीं दे रहा तो आप करें स्पेशल मैरिज एक्ट में होना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में होना चाहिए तो उसका एक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन का तय होगा। और जबरदस्ती जो काम न्यायालय का है वो न्यायालय करे। अगर आपको मांग करनी है तो संसद से करो, आप जनान करिए। बिल्कुल, ये तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल। और एक चीज अधिकार नहीं है, बिल्कुल अपने विधायिका को घुसने का। और एक चीज और यहाँ पे रवि जी, आपको अपने राइट्स चाहिए या आपको विवाह की संस्था को कमजोर करना है? आपको अगर राइट्स चाहिए तो राइट्स के लिए लड़ाई लड़िए ना। आप विवाह में घुस करके, विवाह जैसी संस्था में घुस करके राइट्स की मांग क्यों कर रहे हैं? वहां तो आप एलिजिबल ही नहीं है ना, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हम जो विवाह की संस्था चली आ रहे हैं मुझसे अलग हैं, सेम सेक्स है आप, तो आप अलग से एक सेक्शन बनाइए, उसकी मांग कीजिए ना, उसमें लड़ाई लड़िए। आप इसमें घुसने की क्या जरूरत है रवि जी? मुकेश पर तो कोई व्यक्ति नहीं रहा है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि समाज में जिस हैसियत से हम अपने पार्टी के साथ रह रहे हैं तब उसी हैसियत के हिसाब से हमें वो दर्जा दिया जाए। दूसरी बात, आपने खुद कहा कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और आपको भी तो बात की जानकारी होगी सर कि जो देश के संविधान का प्रियम्बल कहता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक न्याय वो लॉ की तहत पहुंचनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति को भी न्याय नहीं मिलता है तो ऐसे संविधान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को न्याय देने के चक्कर में अगर दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो वो भी लॉ अलाउ नहीं करता है। और आप जिस अधिकार की बात कर रहे हैं उसमें दूसरे के अधिकारों का हनन भी हो रहा है, बच्चे के अधिकार का हनन हो रहा है ना, उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स भी हैं, तो उसका आप हनन कर रहे हैं साथ में। और दूसरी बात ये कि आप अपनी राइट्स की लड़ाई लड़िए ना। आप किसी की संस्था को, किसी के धर्म को, किसी की परंपरा को आप क्यों चोट पहुंचा रहे हैं, क्यों उस पर हमला कर रहे हैं? इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारे पास समय की कमी है, माफी मांगते हुए सभी मेहमानों से सबका धन्यवाद अदा ये करूंगा। लेकिन अगर आखिरी में अगर 10 सेकंड में बाकुल जी हमारे साथ, बजाज जी है, बाकुल बजाज जी, अगर 10 सेकंड में, आपको बड़ा कम समय दिया था, अगर कुछ आप सर मैं इसमें आपके इस डिबेट में थोड़ा सा मैं यही एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर ये लॉ अगर पास होता है, जैसे कि आपने बताया था कि सबको जो है देख के ही निर्णय लेना चाहिए, कोर्ट का एक पूरा प्रोसेस होता है जैसे कि आपने बताया, इसी के अकॉर्डिंगली मैं एक यही चीज बोलना चाहूंगा। अगर ऐसे में अगर ये लॉ पास होता है तो इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है मैं एक उसको भी जोड़ना चाहूंगा कि इसमें जो चाइल्ड का आपने जैसे बताया था साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो वो बहुत इफेक्ट करेगा। ऐसे में उसका जो अडॉप्शन चाइल्ड आपने ले लिया, सेम जेंडर जो पर्सन है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो मेल में है, चाहे वो बच्चे के राइट्स पे, बच्चे की अपब्रिंगिंग पे जो है, अपब्रिंगिंग पे भी जो है काफ़ी असर पड़ेगा। और ये जो है कहीं से भी चाइल्ड राइट्स के लिए ठीक नहीं होगा, कहीं से भी एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। पहले बॉलीवुड के जरिए इस तरीके के हमले हमारे समाज और हमारी परंपरा पे होते थे, और अब जो है सीधे कोर्ट के जरिए ये हमले हो रहे हैं। फिलहाल ये चीज़ें अभी चलती जा रही है, बहस अभी बाकी है, कोर्ट में भी बहस होगा। और मान लीजिए इसे अगर लीगल जामा पहना भी दिया गया, अगर लीगलाइज कर भी दिया गया, तो पर भी हमारा समाज जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब तक समाज किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक उसे कितनी भी कानूनी मान्यता दी जाए वो सार्थक नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।